हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 3 नवंबर। ओके। और जो आज की करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले उसमें क्या पढ़ेंगे हम, योटा D1 ये है क्या, इसके वो देखेंगे। और फिर नेशनल यूनिटी डे अभी हमने रिसेंट में सेलिब्रेट किया है, तो किस उपलक्ष्य में किया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस है उस डे की हमारे लिए, तो उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ सरस फूड फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया था 2022 का, जो अभी लेटेस्ट में, तो उसमें किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था और उसमें क्या क्या स्पेशल था। ठीक है, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा हमारा, सरस फूड फेस्टिवल 2022। रिसेंटली सरस फूड फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, किसको प्रमोट करने के लिए, एथनिक और होममेड एंड हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग्स टॉयज प्रिपेयर्ड बाय वुमेन्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कि जो SHG की जो वुमेन्स थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन्स थी, उनके द्वारा ये सब चीज़ें है ना बनाई गई थी। ठीक है, इनके द्वारा ही ये बनाई गई थी और इनको ही इस जो ये फेस्टिवल था यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, सेल आउट किया जा रहा था। व्हाट इज़ द सरस फूड फेस्टिवल? इट इज़ अ इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके। एज एन एफर्ट टू एम्पावर वुमेन ऑन अ लार्ज स्केल, वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम। कि जो सेल्फ हेल्प वुमेंस की ग्रुप की जो वुमेंस थी, ठीक है, वो कौन से जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंडर में आती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM और द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल। कि भाई जो NRLM जो ये मिशन है, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो भी जिसका यहाँ पे भी हमने बात करी। ओके। दिस इवेंट विल गिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर स्किल्स। कि भाई वो अपनी स्किल्स दिखा सके इन द फील्ड ऑफ फूड मेकिंग एंड इंट्रोड्यूस पीपल द फूड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। कि भाई वो अपनी जो स्किल्स है ना फूड मेकिंग के अंदर दिखा सके, कितनी प्रकार के यहाँ पे जो हमारा फूड है, हम देखो इंडिया किसके लिए जाना जाता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड और मसालों के लिए, है ना। तो उस कल्चर को ये यहाँ पे दर्शाते हैं। These self-help groups are proficient in making rural products and preparing traditional dishes of their states। कि अपनी अपनी स्टेट्स की जो ट्रेडिशनल डिशेज थी उनको ये प्रमोट करते हैं यहाँ पे। द मिनिस्ट्री आल्सो लॉन्च द ई-कॉमर्स पोर्टल फॉर द बेटर एंड मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग सरस प्रोडक्ट्स। कि इन महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं अंडर सरस प्रोग्राम, ठीक है, अंडर सरस फेस्टिवल, तो उनको है ना एक पोर्टल के द्वारा, जो जिससे हम ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसके द्वारा इनको बेचा जाएगा। ठीक है। देयर आर 8 करोड़ 62 लाख, 8 करोड़ 62 लाख वुमेंस हैं जो इसके मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। और दे हैव इन प्रेजेंस ऑफ 97 ब्लॉक्स, 97% ब्लॉक्स से यहाँ आती हैं। ठीक है। 85% ऑफ देम आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेटवर्क ऑफ मिनिस्ट्री। Efforts are on to have at least 25% of all the sales by women self help groups। कि जो भाई 25% जो सेल्स होंगी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाई गई चीज़ों की, वो किसके थ्रू होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ई कॉमर्स पोर्टल के द्वारा साल के अंदर। ओके। द मिनिस्ट्री विल टेक द स्टेप्स टू एस्टेब्लिश सरस स्टॉल्स बाय वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑल द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, मेट्रोज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन फॉर वाइडनिंग द रीच ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये महिलाएं हैं ना, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की है, जो आपस में खुद से मदद करके अपनी चीज़ों को बनाती हैं इकट्ठा होके, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो स्टॉल्स हैं, वो हर एक कैपिटल के अंदर लगाई जाएंगी, है ना, रेलवे स्टेशन के ऊपर लगाई जाएंगी, एयरपोर्ट्स के अंदर लगाई जाएंगी। और जो मेट्रो के ऊपर आपने देखे होंगे, मेट्रो जो स्टेशन होते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे हट बनी होती है, स्टॉल्स बने होते हैं, तो वहाँ पे भी ये अपना सामान को सेल आउट कर सकते हैं। व्हाट आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो ये हम इतनी देर से SHG करते आ रहे हैं, तो ये है क्या, उसको देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज़ टू कम टुगेदर। ये एक तरह से एक ऐसा एसोसिएशन है लोगों का जिसमें जो महिलाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है। और डिफरेंट वेज से जो अपनी लिविंग कंडीशन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं।
तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई 4 महिलाएं जुड़ के अपना कोई धंधा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पैसा वैसा जोड़ के, फिर उसको वो आगे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, एक बिजनेस बना लेते हैं। तो उससे क्या है ना, इनकी सबकी जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेल्फ गवर्न peer controlled information group of people with similar socio-economic background and having a desire collectively perform the common purpose। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि भाई सब मिलके एक तरह का अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका नोशन क्या है, सेल्फ हेल्प। तो सीधी सी बात है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ख़ुद की भी करते हैं, है ना, एक दूसरे को इनक्रेज करते हैं और जो इनकी जो गरीबी है उससे बाहर निकालने में खुद को क्या है ना सक्षम बनाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, कि भाई खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लेना है कि भाई ये खुद का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके और अपनी इनकम को भी जनरेट कर सके। टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन, अगर इन ग्रुप्स के अंदर किसी भी तरह का कोई इशू हो जाए तो मिलके उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करके क्या है ना रिजोल्व कर सके। टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स, कि भाई देखो अगर ये एक दूसरे के साथ धंधा करते हैं, क्या है ना ग्रुप में बैठ के कुछ काम वाम करते हैं, ठीक है, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, तो मान लो कि एक पार्टी को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, इसको ज़रूरत है, तो ये सब मिलके इसको पैसा दे देंगे, किससे, काफ़ी वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे, या फिर कई बार तो ऐसा होता है बहुत कम इंटरेस्ट पे, और आपको इसमें कुछ सामान भी गिरवी भी नहीं रखना पड़ता। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यही सब बताया गया है। फिर बात करते हैं नेशनल यूनिटी डे। ऑन नेशनल यूनिटी डे 2022 यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिमेंबर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज 147th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी, कि भाई जो 147वीं इनका जो जन्मदिन था तो उसके उपलक्ष्य में हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, ठीक है। वाई इज़ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, है ना। इट इज़ आल्सो नोन एज राष्ट्रीय एकता दिवस, कि भाई इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है या फिर बोला जाता है। द रीज़न बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द आइडियाज़ ऑफ स्टेइंग टुगेदर एंड अपलिफ्टिंग सोसाइटी, कि भाई ये दिन एक तरह से क्या मैसेज हमको देता है कि भाई हम एकजुट होकर रहे और जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी क्या है ना उभार के लेके आए, तो उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। ये 2014 से हम मनाते आ रहे हैं, मतलब 2014 में सबसे पहली बार इसको मनाया गया था। सेवरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे इस दिन, लाइक रन फॉर यूनिटी, ए नेशन वाइड मैराथन टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल टू द नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी एंड प्लेजेस, कि भाई इस दिन है ना रन फॉर यूनिटी नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें एक नेशन वाइड मैराथन का क्या करा गया था ना, मैराथन चलाई गई थी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा लोग इकट्ठे होकर भागते हैं। तो वो क्या मैसेज दे रही थी कि भी देश को की जो एकजुटता है, यूनिटी है, उसको बनाए रखा जाए, है ना, सब एक दूसरे के साथ रहे। और 2018 में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी अनवील किया था 143वें उनके जन्मदिन के ऊपर। स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या, सबको पता है वैसे तो, वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैचू है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर्स। इट इज़ 23 मीटर टॉलर दैन द चाइनाज स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू। जो बुद्धा स्टैचू था वो उस इससे पहले शायद सबसे टॉलेस्ट था, उसके बाद ये है। एंड ऑलमोस्ट डबल इट्स हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूएस के अंदर है उससे इसकी हाइट डबल है। जनवरी 2020 के अंदर जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया था एज एन 8th वंडर्स। सरदार पटेल थे कौन? इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड नाम की जगह पे गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। सरदार पटेल जी क्या थे, हमारे पहले होम मिनिस्टर थे और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ही रिकॉग्नाइज्ड एज ए रियल यूनिफायर ऑफ इंडिया, कि भाई जो देश को एकजुट करने में इनका सबसे अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। एंड ही फॉर हिज क्लोजल कंट्रीब्यूशन टू इंटीग्रेट एंड मेक इंडिया ए यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट नेशन। इन्होंने लोगों को, जो भारत के लोग थे, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप है ना एकजुट होके रहें एज ए श्रेष्ठ भारत या फिर फॉरमोस्ट भारत बोल सकते हैं भाई, एकजुट होके एक भारत के रूप में
बन के रहे। और इन्होंने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के ऊपर भी उस टाइम पे भी काफ़ी अपना विचार जताया था कि इसकी हमको क्यों इतनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ही इज़ आल्सो रिमेंबर्ड एज ए पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। तो इंडिया की जो सिविल सर्विसेज है उन उन उसको ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट करने वाले कौन है? सरदार पटेल जी। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया था वो उसमें भी इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। लाइक ही हेडेड वेरियस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, लाइक एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और इनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन जब देश को आज़ादी की ज़रूरत थी, है ना, फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ भी मिलके इन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं। तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था लाइक किस पे? ही वर्कड एक्सटेंसिवली अगेंस्ट एल्कोहल कंजप्शन, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फॉर वुमेन एंड एमेंसिपिटेशन इन गुजरात एंड आउटसाइड। कि भाई गुजरात और जितने भी बाहर की अदर स्टेट्स हैं उन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था कि वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन ख़त्म हो जाए, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, और ये जो जात का भेदभाव होता है और जो वुमेंस को दबा के रखते हैं ना, ये सब चीज़ें हट जाए, वहाँ से ख़त्म हो जाए। इन एरियाज़ में इन्होंने काफ़ी काम किया था। और फार्मर्स के कोज़ के लिए भी ये लड़े थे। लाइक खेड़ा सत्याग्रह में भी ये साथ थे, बारदौली सत्याग्रह 1928 में जब हुआ था तब भी ये साथ थे, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें। और जो वुमेन थी बारदौली सत्याग्रह के अंदर, उन्होंने इनको टाइटल दिया था सरदार का सबसे पहले। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? चीफ। सरदार तो आपको बताइए, सरदार जो लीडर होता है उसको ही हम बोलते हैं। ड्यूरिंग 1930 साल्ट सत्याग्रह के समय पे, ठीक है, जो सरदार पटेल जी थे इन्होंने अपने 3 महीने कहाँ पे सर्व करे थे? जेल के अंदर। मार्च 1931 में इन्होंने जो कराची सेशन था, ठीक है, उसको प्रिसाइड किया था, उसके प्रेसिडेंट थे। 46 जो सेशन था काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। इसी के अंदर जो गांधी इरविन पैक्ट हुई थी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कि भाई देखो, इन्होंने जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थी उनको एकजुट करने में काफ़ी अहम रोल निभाया था। कुछ प्रिंसली स्टेट थी लाइक त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये है ना, इंडिया को ज्वाइन करने से इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो सरदार पटेल जी थे इन्होंने अपना क्या है ना पूरा ध्यान उन पे रखा और ये हेजिटेट नहीं हुए। इनको जो भी रास्ता दिखा ना उनको अपने में मिलाने में इन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। इन्होंने सारे काम अपने करके देख लिए थे। लाइक बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, ठीक है, साम दाम दंड भेद। तो सब तरीके लगाने से ये पीछे नहीं हट रहे थे। इन्होंने फ़ोर्स का भी यूज़ किया जूनागढ़ में, जो कि किसी नवाब के द्वारा रूल की गई थी, है ना। हैदराबाद में भी जो निज़ाम रूल कर रहे थे तो वहाँ पे भी फोर्स भेज के इन्होंने इंडिया के अंदर उसको मिला लिया था। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब डायरेक्ट फोर्स, वहाँ के लोग भी चाहते थे कि जो ये स्टेट्स हैं लाइक जूनागढ़ और हैदराबाद ये इंडिया के अंदर ही मिले। तो इस वजह से वहाँ पे फोर्स को भेजा गया था, क्योंकि वहाँ का जो सरदार थे, ठीक है, जो इसको चलाने के चाह रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर मिले, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें। सरदार पटेल स्टेच्ड द प्रिंसली स्टेट अलॉन्ग विद ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड प्रिवेंटेड बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि भाई सरदार पटेल ने जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी उसको भी एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950, कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। अब बात करते हैं योटा D1। ठीक है, ये योटा D1 की बिल्डिंग है, उसका एक तरह का मैप है या फिर डिज़ाइन बोल सकते हो, ठीक है। वाइल इनोग्रेटिंग नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर, जो डेटा सेंटर है उसका क्या नाम है? योटा D1। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उनका नाम तो सबको पता ही है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टेट जो है अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगी बाई इंस्टॉलिंग 250 मेगावाट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके अंदर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, है ना, विद इन अ ईयर लॉन्चिंग इज डेटा सेंटर पॉलिसी। व्हाट इज़ योटा D1? योटा D1 को बिल्ड किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए में, और कंट्री का बिगेस्ट और यूपी का पहला ऐसा डेटा सेंटर रहेगा। ये करीबन 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर फैला हुआ है ना। और जो ग्रेटर नोएडा है उसका जो डेटा सेंटर पार्क है उसके अंदर इसको बनाया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा?
देखो, फ़िलहाल जो कंट्री की जो कैपेसिटी है डेटा स्टोरेज की वो केवल 2% है, और वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड का 20% डेटा हम इंडियंस ही कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से जो हमको जो हमारी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि भाई जो स्टेट की जो जीडीपी है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा ये बनने के बाद, है ना। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट होंगे, अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। और योटा D1 जैसे ही वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो जो इंटरनेट के जो पेयरिंग एक्सचेंज है या फिर डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और ये एक तरह से इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया का जो 5G रिवोल्यूशन है उसके अंदर पहला पिलर बन के निकलेगा, है ना। इंडियाज़ डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री इज़ एस्टिमेटेड टू रीच मोर देन 16 बिलियन बाई 2025 तक जो ये जो इंडस्ट्री है डेटा एनालिस्ट की वो करीबन 16 बिलियन पहुंच जाएगी। The presence of data park would allow big companies like Google, Twitter to have a data center for hosting, processing and storing data, कि भाई ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे आके फिर जो अपना डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी है उसका लाभ उठा पाएंगी। विद 5G एंड एज डेटा सेंटर रोल्ड आउट फ्रॉम दिस सेंटर, कंज्यूमर विल इजीली एक्सेस टू वीडियोज़ एंड बैंकिंग फैसिलिटी एट ए फास्टर पेस। अब बात करें कि भाई इसकी ग्रोथ में इतना इजाफा क्यों हुआ। आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे सभी लोगों का क्या था, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ी, इंटरनेट की। तो इस वजह से ना लोग डिजिटल एरिया की तरफ एकदम से काफ़ी बढ़ गए थे, ठीक है। उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो भी काफ़ी हैवी होने लग गया था। तो इस वजह से जो ये इंडस्ट्री है वो काफ़ी आगे जाके इन फ्यूचर काफ़ी बढ़ने वाली है। फ़िलहाल बात करें तो करंटली 5.6 बिलियन की है और 2025 तक 16 बिलियन पे पहुंच जाएगी है, करीबन करीबन 3 साल के अंदर। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि भाई डिजिटाइजेशन की तरफ हम कितना बढ़ गए थे जब लॉकडाउन लगा था, है ना। तो वही सब बताया गया है। NIC डेटा सेंटर, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ये हैज़ सेटअप स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल डेटा सेंटर्स एट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, और 37 जो स्मॉल डेटा सेंटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स के अंदर फ़िलहाल चालू में या फिर अपनी जो वर्किंग कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं। पहला ऐसा डेटा सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ था, हैदराबाद के अंदर 2008 के अंदर। The NDC form a core of e-governance infrastructure in India by providing services to various e-governance initiatives undertaken by Government of India. The foundation stone of first NDC for Northeastern region was laid down by Guwahati. असम के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया का है उसका जो पहला कहाँ पे बनेगा ये जो डेटा सेंटर है वो बनेगा गुवाहाटी के अंदर। प्रेजेंट एंड अपकमिंग सेंटर्स, देखो वैसे तो इनको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये योटा किस से बिलोंग करता है, योटा D1, ओके। फ़िलहाल की बात करें तो ऐसे 138 स्मॉल डेटा सेंटर्स हैं पूरी इंडिया के अंदर, जिसमें से जो 57% ऑफ करंट IT कैपेसिटी है वो कहाँ कहाँ पे, मुंबई और चेन्नई के अंदर, ओके। द इंडियाज DC industries capacity is expected to witness 5-fold increase involving the investment of 1.05 to 1.20 lakh crore in next 5 years, कि भाई इतने पैसे उसके अंदर बढ़ जाएंगे। और 45 ऐसे और डेटा सेंटर प्लान किए जा रहे हैं 2025 के अंत तक। इन टर्म ऑफ IT कैपेसिटी की हम बात करें तो 69% ऑफ दिस प्लान न्यू सप्लाई विल कम अप फ्रॉम मुंबई और चेन्नई। 51% तो अकेला कहाँ से आएगा, मुंबई से ही आएगा। there is a additional potential of nearby 2688 megawatt of future unplanned supply in India. लीगल प्रोविज़न की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये प्लान कर रही है एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए किसके लिए, डेटा सेंटर के लिए, ठीक है, जो कि ऑफ़र करेगा इंसेंटिव्स करीबन 15,000 करोड़ के। और ऐसा ही एक डेटा सेंटर ड्राफ्ट बनाया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 के अंदर। हाउएवर सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इनके खुद की अपनी डेटा सेंटर पॉलिसीज़ है।
तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तभी आप अपना इसको सब्सक्राइब करना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।